जादुई घड़ा। एक गांव में चंदा नामक एक आदमी रहता था। वह एक अमीर परिवार से था, परंतु उसने अपने परिवार की सारी संपत्ति खो दी। इस नुकसान के कारण वह अपने गांव के पास वाली जमीन पर अपने परिवार के साथ बस गया, जहां वो खुद सब्जी उगाता था। उसकी पत्नी मिट्टी के पुतले बनाती थी। कुछ साल बाद चंद्रा की सेहत भी कमजोर होने लगी। एक दिन उसने अपने 2 आलसी जुड़वा बेटों को बुलाकर कहा, मेरे बच्चों, तुम लोगों को तो पता ही है मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, और कब तक तुम लोग बिना काम किए जियोगे? जब तक मैं तंदुरुस्त था मैंने तुम लोगों का ख्याल रखा, पर अब तुम्हारी माँ भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। कृपया अब से काम पे लग जाओ और मेहनत करो। चंद्रा ने भरे मन से अपने बेटों को ये बात समझाने की कोशिश की, परंतु लड़कों ने उनकी बात टाल दी। बस एक दूसरे को देखकर हंसने लगे और चले गए। चंद्रा परेशान था कि उसके बेटे उसकी बातों को कोई भाव नहीं दे रहे। उसको लगा कि अब उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो उसके बेटे ऐसे ही रहेंगे और फिर कल को समाज में नहीं रह पाएंगे। मेरे बच्चों, कई साल पहले हमारे पूर्वज राजमहल में रहा करते थे। उस महल के पीछे एक कमरा है जिसकी चाबी सिर्फ मेरे पास है। चाबी ले जाओ और सारी कीमती चीजों को ले आओ। ध्यान रहे कि तुमको कोई ना देखे। दोनों बेटों ने बहुत ही उत्साह से अपने बापू की बात सुनी। उनसे अब रहा नहीं गया ये जानने के लिए कि उस कमरे में है क्या। जब वे वहां पहुंचे तो उनको केवल एक मिट्टी का घड़ा मिला। अरे, जब बापू ने बोला कि यहाँ कुछ खजाना है, मुझे लगा कुछ हीरे मोती होंगे, परंतु इधर तो केवल ये मिट्टी का घड़ा है। हाँ, सही बात। अब क्या करें? वैसे भी हम इतनी दूर आए हैं, चलो इसी को ले जाते हैं। लड़के घर वापस आए घड़े के साथ और अपने बापू को सौंप दिया। ये मिट्टी का घड़ा बहुत ही अनोखा है। मुझे इसका जादू नहीं पता, परंतु ये घड़ा तुम लोगों का जीवन ही बदल डालेगा, इतना तो पक्का पता है मुझे। लड़कों ने बापू की बात ध्यान से सुनी और अंदाजा लगाने लगे कि इस घड़े का इस्तेमाल कैसे करें। बहुत कोशिश की, परंतु इस घड़े का जादू समझ नहीं पाए। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे ने एक फूल उखाड़ा, सूंघा और फिर नीचे फेंक दिया। फूल उस घड़े में गिर पड़ा। पास में बड़ा बेटा पौधों को पानी दे रहा था, तो अचानक से उसने देखा कि वो घड़ा फूलों से भरा हुआ था। क्या? पानी डालने पर इतने सारे फूल खिल उठे? चलो हम इनको बेच के खूब पैसे कमाएंगे। दोनों बेटे बाजार गए और सारे फूल बेच दिए। अपनी कमाई लेकर घर वापस आ गए। जब उनको घड़े की विशेषता का एहसास हुआ तो वे बहुत खुश थे। दिन पे दिन वे घड़े का जादू का इस्तेमाल करने लगे। बहुत सारे सब्जी और फूल बेच के पैसे कमाने लगे। परंतु उन्होंने समझदारी से उन पैसों को नहीं संभाला। कुछ दिन और गुजर गए ऐसे ही पैसे रद्दी करते करते। उनको घड़े की जादू की आदत पड़ गई और इसी चक्कर में बाकी सब्जी और पौधों को नजरअंदाज कर दिया।
ने देखा कि उनके बेटों का व्यवहार दिन पे दिन बिगड़ रहा था, तो एक दिन उन्होंने उस घड़े को छिपा दिया। रोज की तरह दोनों बेटे घड़े को लेने आए, परंतु उनको वो मिला ही नहीं। हर जगह ढूंढा, तब भी नहीं मिला। उनको एहसास हुआ कि पैसे के बिना जीवन कितना कष्ट है, तो आखिर में वे खुद सब्जी उगाना शुरू किए। अब रोज बड़ा बेटा सब्जी उगाता था और छोटा बेटा फूलों का ध्यान रखता था। जो कुछ थोड़ा बहुत फसल निकलती थी, उसको बेचकर पैसे कमाते थे। मेहनत से जो भी उनको मिलता था, अब वे समझदारी से खर्च करने लगे। चंद्रा ने अपने बेटों में सकारात्मक बदलाव देखकर उनको वो जादुई घड़ा वापस कर दिया। तुम दोनों ने इस जादुई घड़े का गलत इस्तेमाल किया था। ये घड़ा तुम्हें कठिन समय में काम आएगा और इससे कमाया गया धन को सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने तुम दोनों का व्यवहार देखकर तुम्हें सीख देना चाहा था, इसीलिए मैंने ही इस घड़े को छुपाया। अब तुम लोग समझदार हो गए हो, इसीलिए तुम्हें ये वापस सौंप रहा हूँ। भविष्य में इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना। दोनों बेटों ने अपने बापू की बात मानी और वचन दिया कि केवल संकट काल में ही उस घड़े का उपयोग करेंगे। जादुई कुआं। कई साल पहले एक छोटे से गांव में था एक जमींदार अरविंद नाम का। वे बहुत अनुशासित थे। हर रोज सवेरे मुर्गे के कुकड़कू बोलते समय ही जाग जाते। फिर अपने नौकरों को जगा के उन्हें काम पे भेजते थे। चंद्रा और सूरी नामक दो मुलाजिम जमींदार के लिए काम पे नए नए आए हुए थे, परंतु वे दोनों काफी आलसी थे और सवेरे उठ के खेत में जाना उनके लिए बहुत कठिन लग रहा था। दोनों एक कुएं के पास सोते थे। एक दिन चंद्रा ने सूरी से कहा, हाय रे, हर रोज सवेरे जाग के जाना बहुत ही कठिन काम है ना। सूरी को भी ऐसा ही लगा। हाँ चंद्रा, परंतु हम करें तो क्या करें? मुर्गे के कुकड़कू से ही जमींदार जी जाग जाते हैं। अरविंद जी ने इन दोनों का व्यवहार ध्यान से और चुपचाप से जांचा। आखिरकार उन्होंने एक दिन उन दोनों को सबक सिखाना चाहा। एक दिन जब दोनों सो रहे थे, कुएं के अंदर से आवाज आई, सूरी, कितनी देर और सोओगे? उठो और काम पे निकलो। सूरी को नींद में ही आवाज सुनाई दी और वो अचानक से जाग गया। बाजू देखा तो चंद्रा आराम से सो रहा है। सूरी को समझ नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आई। बुरा सपना मान के वो फिर से सो गया। अगले दिन की बात है और दोनों उसी कुएं के पास सोए थे। इस बार कुएं वाली आवाज चंद्रा को सुनाई दी। वो भी अचानक से जाग गया। आसपास देखा तो सूरी आराम से सोया था। कोई बुरा सपना था शायद, ऐसा सोचकर वो भी फिर से सो गया। अगले दिन जब वे दोनों फिर से वहीं पे सो रहे थे, अचानक से एक खतरनाक आवाज सुनाई दी। दोनों एक साथ जागे और डर गए, एक दूसरे को देखने लगे। भाई सूरी, आपको भी सुनाई दिया क्या? हाँ चंद्रा, मैं बहुत डर गया और ये कोई बुरा सपना भी नहीं है। ये भयानक आवाज इस कुएं से आ रही है। मैं काम पे निकल रहा हूँ, तुम्हें आना तो आओ। रुको रुको, मैं भी आऊंगा।
दिन दोनों ने बहुत मेहनत से खेत में काम किया और दोपहर में भोजन के समय जमींदार जी के पास आए। खाना खाते समय दोनों की शक्ल पे सिर्फ परेशानी लिखी हुई थी। जमींदार जी ने पूछा कि हुआ क्या। चंद्रा और सूरी ने सारी घटना सुनाई। ये सुनकर जमींदार जोर जोर से हंसने लगे। सुनो तुम दोनों, वो कोई भूत या बुरा सपना नहीं था। मैंने देखा कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही आलसी थे, इसीलिए तुमको सबक देना चाहा। कुएं के पास वो मैं ही था जो आवाजें निकाल रहा था। अब आई समझ। अब से ये सुस्ती छोड़ो और ठीक से काम करो। उस दिन से सूरी और चंद्रा ने अपनी आलस्य छोड़ा और खेत पर पूरी मेहनत से काम किया। अच्छे से अपनी रोजी रोटी कमाई और खुशी से जीवन बिताया। लालची भाई, बड़ा आम का पेड़। एक समय की बात थी। वीरा नामक एक किसान कई प्रकार के फल उगाया करता था। पूरे गांव में वह केवल एक ही किसान था जिसके पास इतने प्रकार के पेड़ थे। उन फलों को बेच के वो बहुत पैसे कमाया करता था। उसका एक छोटा भाई था सोमेश नामक, जो पड़ोसी गांव में रहता था। सोमेश अपने परिवार के साथ एक अच्छे से बड़े घर में रहता था। एक दिन सोमेश अपने भाई से मिलने आया। सोमेश वीरा के खेत में आम, चीकू, पपीता इतने प्रकार के फल के पेड़ों को देख के आश्चर्य रह गया। सोमेश ने वीरा को बोला कि उसको भी एक पेड़ दे दे ताकि वह अपने बाग में उसे उगाए। वीरा ने सोमेश को एक आम का पौधा दिया और बोला, छोटे, इस प्रकार के पेड़ में बहुत ही अच्छे आम उगते हैं। इनके फल काफी रसीले और स्वादिष्ट होते हैं। इस पौधे का ध्यान रखोगे तो अच्छी फसल मिलेगी। सोमेश ने बड़े भाई को भरोसा दिलाया कि वह इस पौधे का अच्छा ख्याल रखेगा। तो वह आम का पौधा अपने साथ घर ले गया और अपने नौकर चाकर को बाग में बोझने को कहा। पौधा जैसे बढ़ता गया, सब लोगों की नजर भी उस पर पड़ने लगी। अब सोमेश चिंतित होने लगा कि कहीं लोग आके पौधे को चुरा ना लें। इसीलिए उसने अपने मकान के इर्द गिर्द ऊंची दीवारें खड़ा कर दी। कुछ दिन बाद पेड़ दीवार से भी ऊंचा हो गया। 1 साल हो गया था और पेड़ में सुंदर सुंदर फूल खिलाए। इसी दौरान सोमेश को एक बात खाई जा रही थी कि अगर ये पेड़ फल देने लगा तो कहीं नौकर लोग फलों को चुरा ना ले। अब सोमेश ने और भी ऊंची दीवार खड़ा की और ऊपर छत भी लगा दिया ताकि किसी को भी ये आम का पेड़ नजर ना आए। एक दिन सोमेश अपने पेड़ को देखने गया तो फल उगने के बजाय सारे फूल नीचे गिरे पड़े थे। सोमेश को बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि कहीं बड़े भैया ने उसे कोई बेकार पौधा तो नहीं दिया। तुरंत सोमेश ने वीरा को घर आने को बोला। वीरा बेचैन होकर जल्दी जल्दी अपने छोटे के घर आ पहुंचा। भैया जी, आपने सही इरादे से मुझे ये पेड़ नहीं दिया था। लगता है आप नहीं चाहते थे कि मैं भी आपकी तरह अच्छे से फल बेच के मुनाफा कमाऊं। इतने लालची क्यों हो? पेड़ से सुंदर फूल तो निकले, परंतु एक ही हफ्ते में सब कुछ सड़ के नीचे गिर गया। आपने ऐसा क्यों किया? वीरा ने ध्यान दिया तो देखा कि पेड़ सारी दिशा से बंद हुआ था। ओ मेरे भाई, तुम्हारी लालच ने तुम्हें मूर्ख बनाया। तुमने सूर्य की किरणों को पेड़ तक पहुंचने से रोका है और छत लगा के हवा आने का रास्ता भी बंद कर दिया। तुम्हारी मूर्खता और लालच की वजह से तुमने इस पेड़ को खत्म ही कर दिया। ऐसा कहकर वीरा वहाँ से चला गया। सोमेश को एहसास हुआ कि वो खुद गलत था। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। तो बच्चों, पेड़ पौधों को धूप, पानी और वायु की बहुत आवश्यकता है। सोमेश की मूर्खता ने पेड़ को मार दिया। इसीलिए कभी भी लालच में नहीं पड़ना चाहिए।